जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, व्याख्या हल सहित प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र कब का है? 28 तारीख पहला महीना 2019। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम कवर करेंगे जीके और जीएस के प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019। ठीक है, व्याख्या हाल सहित है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2006, ठीक है, 2006, 2008, 2019, 2018, 2020 जितने भी यूपी पुलिस के क्वेश्चन हुए हैं प्रीवियस ईयर के, मैं उन सभी को दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस यूपी पुलिस में पूछता है और किस टाइप के पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस पूछे रहते हैं वही क्वेश्चंस दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें पूछा था दोस्तों, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था, पिक्नोमीटर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही नहीं था। कुछ ध्यान से देख लीजिए, कुछ दिए गए हैं दोस्तों नोट्स। इस प्रश्न को भारतीय बोर्ड ने निरस्त कर दिया था। क्यों निरस्त कर दिया? क्योंकि ये प्रश्न गलत था दोस्तों। ठीक है, लेकिन इससे एक प्रश्न पूछेगा ज़रूर, आप लोग पढ़ कर जाइएगा। एक प्रश्न पक्का इससे आता है। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु वेग मापा जाता है दोस्तों। यूडियोमीटर से गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव घनत्व मापा जाता है। वेब मीटर से मृदा के आंतरिक गुणों का मापन किया जाता है। यानी दोस्तों मिट्टी के आंतरिक गुणों का मापन किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा, वेब मीटर से। ठीक है, पिक्नोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। इसको वीडियो को रोक करके आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। ये पॉइंट्स बहुत काम आने वाले हैं आपके परीक्षा में। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, प्रयागराज में पहले था। प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, यानी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों। ठीक है, ये गलत दे दिया है। अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है दोस्तों? ये प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में है, पहले कहाँ था? प्रयागराज में। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में। जहाँ लखनऊ में स्थित है इसका मुख्यालय, उस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, किस सन में प्रयागराज से स्थानांतरित होकर लखनऊ की जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है वो लखनऊ कर दिया गया था? तो 7 जून 2019 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सन 2000 में दोस्तों उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग होकर के ही बना था। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। जब इसे पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से काटकर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धामों की प्रसिद्ध, यानी 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है। वर्ष 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वर्ष सन 2007 में इसे उत्तराखंड नाम दिया गया था। अगर पूछेगा दोस्तों उत्तराखंड को नाम किस वर्ष में दिया गया था, तो सन 2007 में। प्रश्न नंबर 5 है, बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
थोड़ा और छोटा कर देते हैं, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसे लिख भी सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 पूछा है, डैश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं। तो कथक नृत्य के दोस्तों पंडित बिरजू महाराज शास्त्रज्ञ हैं। ठीक है, भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कुछ नृत्यों के नाम दिए गए हैं दोस्तों और उनसे शास्त्रज्ञ के नाम भी दिए गए हैं। सोनाली मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में प्रसिद्ध हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध हैं और उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसमें भाषा परीक्षण नहीं होती है, बाकी शारीरिक परीक्षा, शैक्षिक योग्यता और आयु पात्रता भी मापी जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो यह दी थी दोस्तों भगवान ब्रह्मा ने। ठीक है, भगवान ब्रह्मा ने दी थी। क्यों दी थी दोस्तों? तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन को, नोट्स को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, दशाश्वमेध घाट वाराणसी यानी काशी में गंगा के तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। यानी दोस्तों काशी में कितने घाट हैं? 84 घाट हैं। ठीक है, दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दे दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पूछा था दोस्तों, एक बात और दोस्तों, इसे शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, यह आपकी जिम्मेदारी है और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें दोस्तों परमवीर चक्र है। ठीक है, परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। कुछ नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। एक प्रश्न ये भी नीचे दिया गया है, इस प्रकार है, भारतीय वीरता पुरस्कार की रैंकिंग घटते क्रम में। इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पूछता है। ठीक है, घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई किताब है। इसको भी पढ़ लीजिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन तो पूछा ही है, इंग्लिश के सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। ठीक है, हिंदी साहित्यकार के बारे में तो पूछता ही है, इंग्लिश साहित्यकार के बारे में भी पूछेगा, तो याद रखिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कूली, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स हैं। ठीक है, एडवर्ड्स मॉर्गन फास्टर्स एक ब्रिटिश अंग्रेजी साहित्यकार थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। ठीक है, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 जून से मनाया जाता है। वीडियो को रोक करके इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। ठीक है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने 1907 में किया।
यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन था। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था तथा रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। लुईस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन दोस्तों इस 3 इडियट्स आप लोग देखे होंगे, उसमें बताता है कि इसमें स्पेस में लिखने के काम आता है, यानी अंतरिक्ष में लिखा जाता है फाउंटेन पेन से। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो दोस्तों कोरा, ठीक है, कोरा। बाकी ट्विटर, फेसबुक, ये वीवो, ये सभी है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। ट्विटर, फेसबुक, वीवो एक सामाजिक मीडिया नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, लेकिन कोरा एक अमेरिकी वेबसाइट है जो लोगों को किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उस प्रश्न का उत्तर पाने का मंच उपलब्ध कराती है। प्रश्न नंबर 15 है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल हैं। ठीक है, इसे देखेंगे। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कुल वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्र के मामले में भारत में 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्य अवरोही क्रम में। ठीक है, ये यूपीएससी वाली क्वेश्चंस इस तरह से पूछता है, याद रखिएगा, इसे लिख भी लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरो है। ठीक है, यूरो। कुछ नोट्स पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। विभिन्न देश में उनकी मुद्रा निम्नवत है। जैसे डॉलर किस किस देश में चलता है दोस्तों? तो डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है, कनाडा में चलता है, जिम्बाब्वे में चलता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान। रियाल किस किस देश में चलता है? कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान, ईरान। पौंड यानी पाउंड किस किस देश में चलता है? सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन, आयरलैंड। इसको लिख लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा और याद अच्छे से कर लीजिएगा, एक प्रश्न इससे भी आता है। प्रश्न नंबर 17 है, कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो कन्फर्म है। एक नंबर जो जीके और जीएस में ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं जिससे वहाँ से एक प्रश्न आना तय है। ठीक है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा तय करती है? तो दोस्तों यह रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। इसके कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा इसे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सीमा तय करती है। ठीक है, यह 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु खींची गई थी। कुछ देश हैं और उनकी सीमा रेखा को देखेंगे दोस्तों। भारत तथा चीन के मध्य जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य रेखा को रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा अफगानिस्तान की रेखा क्या बोलते हैं? डुरंट रेखा बोलते हैं। जर्मनी तथा फ्रांस की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैगिनॉट रेखा। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी है। कुछ देश हैं और उनके
राजधानी ध्यान से देखेंगे। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। मालदीव माले की राजधानी है। मलेशिया कुआलालंपुर, मंगोलिया उलान बटोर और दक्षिण कोरिया सियोल। ठीक है, दक्षिण कोरिया का सियोल राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो दोस्तों अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। बाकी आप लोग देख ही सकते हैं, न्यूयॉर्क है, सिनेसोटा है और लुइसियाना है, ये तीनों है, बाकी अटलांटा नहीं है। न्यूयॉर्क, सिनेसोटा, लुइसियाना आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। प्रश्न नंबर 20 है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, मल्ल भाषा बोलते हैं। ठीक है, मल्ल भाषा बोलते हैं। इसके कुछ पॉइंट से ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के तीसरे बेटे का नाम था राजा राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिमनेरी दुर्ग में तथा मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम साजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज के 2 बेटे 6 बेटियां थीं। ठीक है, बड़ा बेटा संभाजी महाराज को जो दूसरे छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी थे तथा सबसे छोटे बेटे राजा राम थे, तीसरे छत्रपति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, डैश ओडिशा के प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य इनमें से कौन है दोस्तों? तो घुमुरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, घुमुरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है जो वहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। डालू कुनीता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हलुमथस्त भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना तय कर दिया गया था? तो दोस्तों 5 लाख तय कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2018 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से बढ़कर 5 लाख प्रति माह, उपराष्ट्रपति का वेतन 1.10 लाख से बढ़ाकर 4 लाख प्रति माह कर दिया गया। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों फिलीपींस है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश यानी फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत नारियल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा।
नोट्स को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अन्य देश घटते क्रम में निम्नवत हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, तीसरे नंबर पर भारत है, फिर ब्राज़ील, श्रीलंका। भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। अन्य प्रमुख राज्य घटते क्रम में, ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो इसे लिख लीजिएगा ज़रूर। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश यानी कितनी महिलाएं शामिल थीं। 284 लोगों में कितनी महिलाएं शामिल थीं, तो याद रखिएगा दोस्तों कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थीं। सब ने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल ने मिलकर की थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक चिड़ियाघर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है अशफाक उल्लाह खां। यह गोरखपुर में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन हुई थी, ठीक है। इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। प्रश्न नंबर 27 है। बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र में से एक है। तो हाथ की छपाई के लिए कौन आगे है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी था उसमें, ठीक है। बगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है, ठीक है। राजस्थान है, याद रखिएगा दोस्तों। बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र क्या है, राजस्थान है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है, 4% है, याद रखिएगा। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग लिख भी सकते हैं इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल 1799 में किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, तो बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। हवा महल किसके द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यह लाल और बलुआ पत्थर द्वारा बनाया गया है, जो राजपूताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसकी डिजाइन को उस्ताद लालचंद द्वारा बनाया गया था। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। उसकी डिजाइन का उस्ताद कौन था, लालचंद, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के नवे महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल यानी 1995 से 2002 के बीच प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन सदस्य रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था, और ये T20 मैच था दोस्तों। तो किसके बीच खेला गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी क्षमता 50,000 दर्शकों की है, ठीक है। इसका उद्घाटन 2017 में हुआ। इसके बाद यहाँ खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था, ठीक है। यह एक T20 मैच था, यह भी याद रखेंगे। नवंबर 2018 में ही इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया है। यह स्टेडियम अब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों, तो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल का मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, तो चीन के द्वारा की जाएगी। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो चाइना के द्वारा की गई थी। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे उनको ज़रूर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो 31 दिसंबर 2016 को जनरल बिपिन रावत ने पदभार संभाला था। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों, दुर्घटनाग्रस्त हो गया इनका हेलीकॉप्टर, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये दोस्तों सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव शरीर का दोस्तों कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो अग्न्याशय मानव शरीर का एक ऐसा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर पूछेगा कि इंसुलिन किस कोशिकाओं से पैदा होता है, तो बीटा कोशिकाओं से पैदा होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, यह भी याद रखेंगे। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो यह है दोस्तों ब्रोमीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, या फिर नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी होती है दोस्तों, क्लोरीन की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहर अवतरण की दूरी है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन है, ठीक है। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये घटते क्रम में है। क्लोरीन है, ब्रोमीन के बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, CH3COOCH2CH3 किसका सूत्र है दोस्तों, तो ये सूत्र है दोस्तों एथिल एथेनोट का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और इसे भी दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे भी एक प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सूत्र दे देगा, तत्व का नाम दे देगा, या फिर ये सूत्र पूछेगा, या फिर सूत्र दे देगा ये, और तत्व का नाम पूछता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।